हेलो एवरीवन, वेलकम बैक हम सबके अपने यूट्यूब चैनल बीएमएस लेक्चर 17 में। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा दैट्स इज डिसीजेज ऑफ द चेस्ट, और ये हमारा शल्य तंत्र का जो हमारा पेपर सेकंड है उसमें है ये। और आप अगर पारीख की बुक साथ में लेकर बैठे हो तो डॉक्टर आशीष पारीख की ये बुक से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। चैप्टर 6 है ये। एंड डिसीजेज ऑफ चेस्ट बेसिकली इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। ठीक है, और अब हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में जो मैं आपको पढ़ाऊंगी वो चेस्ट इंजरीज हैं। चेस्ट इंजरी के अंदर क्या क्या पढ़ना है हमें? एक तो पढ़ना है रिब फ्रैक्चर, फ्लेयर चेस्ट, स्टोव इन चेस्ट, पैक्टस एक्सकेवेटम एंड पैक्टस कार्निएटम एंड न्यूमोथोरेक्स भी मैं इसी में कराऊंगी आपको, एंड हीमोथोरेक्स एंड एम्फाइमा एंड कार्डिक टैम्पोनेट्स एंड ब्लंट एरोटिक इंजरी, पल्मरी कंट्यूजन, पल्मरी लेसिरेशन, सर्जिकल एम्फाइसीमा। ओके, तो यही सारे टॉपिक्स जो हैं वो मैं इसके अंदर चेस्ट इंजरीज के अंदर ये कवर करूंगी। और इसमें जो जो जितने जितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैं आपको साथ के साथ इसमें बताती रहूंगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चेस्ट इंजरी क्या होती है? चेस्ट इंजरी होती क्या है? जो भी चेस्ट में ट्रॉमा होता है, ये बहुत कॉमन है इंजर्ड पेशेंट में। और ये 25% जो होती है ना डेथ, इसी की वजह से होता है कि छाती में किसी के इंजरी हो जाए। ठीक है, कितने परसेंट होता है? 25% इसका डेथ रेट रहता है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट। अगर इसमें बात करें तो कॉजेज कि छाती में, चेस्ट में क्यों इंजरी होती है। पहला आता है ब्लंट ट्रॉमा। कोई ट्रॉमा की वजह से, जैसे लड़ाई लुड़ुई होगी या किसी ने चाकू मार दिया, पेनिट्रेटिंग आ गया। दूसरा मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, गिर गया वो बंदा, एक्सीडेंट हो गया, ऊपर हाइट से गिर गया, फिजिकल अशॉर्ट की वजह से, या एक्सप्लोसिव ब्लास्ट की वजह से, गन शॉट की वजह से, या फिर स्टैब वुंड की वजह से। तो क्या क्या हुआ? जैसे कि हमने पढ़ा है कि एक तो ब्लंट ट्रॉमा है, कोई पेनिट्रेटिंग है, ठीक है, मोटरसाइकिल व्हीकल है, फॉल हाइट से गिर गया है, शॉट की वजह से है, ब्लास्ट की वजह से, और गन शॉट और स्टैब वुंड आता है। नेक्स्ट आता है रिब फ्रैक्चर। अब ब्रोकन रिब इज कॉमनली इंजर। देखो इंपॉर्टेंट है ये रिब फ्रैक्चर, और रिब फ्रैक्चर बेसिकली आपसे 2 मार्क्स में ही पूछा जा सकता है, 4 में भी पूछा जा सकता है। तो पढ़ते हैं। रिब फ्रैक्चर का मतलब आपको पता समझ आ रहा होगा नाम से कि रिब जो होते हैं उनमें फ्रैक्चर होना। ठीक है, और ये मोस्ट कॉमनली इंजर्ड होती है, इंजरी ये होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई भी एक जो बोन होती है रिब केज की वो टूट जाती है, या तो उसमें थोड़ा सा क्रैक आ जाता है। समझ आई बात? या तो वो टूट गई या थोड़ा सा क्रैक आ जाता है। और ये मोस्ट कॉमन कोज रहता है हमारा चेस्ट ट्रॉमा का। किसका रहता है? चेस्ट ट्रॉमा का। ठीक है, जैसे कोई ये किसकी वजह से होता है? गिरने की वजह से है, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट की वजह से, या जो स्पोर्ट्स में जब भी कुछ ऐसा हो जाए तो उसकी वजह से रहता है। रिब फ्रैक्चर जो होता है वो खुद इतना हानिकारक नहीं होता जितना उससे होने वाला खतरा होता है, क्योंकि हड्डी है। हड्डी अगर टूटी तो उसका नोकीले पार्ट से टूटेगी, नोकीले से होंगे, वो हमारे लंग्स में चुभ सकते हैं। जैसे ही वो उसमें चुभेंगे तो वही है कि उसमें आपके लंग्स को क्या करेंगे? परफोरेट, पेनिट्रेट करेंगे। उसकी वजह से बहुत सारी क्या हो सकती है? प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें आता है बात कि फ्रैक्चर जो होते हैं ये, अब आप ध्यान से सुनना जो जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ। एक तो लास्ट में मैं सारे गिनवा दूंगी क्या क्या पॉइंट करने हैं। ठीक है, इन्होंने बोला है कि ये एल्डर पेशेंट में होता है, जो हम बड़े लोग होते हैं उनमें होता है। ठीक है, क्योंकि उन्हीं की बहुत हार्ड सी रहती है ना, ये रिब जो होते हैं रिजिड होते हैं, नॉन मेलिएबल होते हैं, जो मुड़ते नहीं हैं। बच्चों के मुड़ जाती हैं, ठीक है, और इनके नहीं मुड़ते। फर्स्ट और सेकंड जो होते हैं रिब्स, उनमें नहीं ये फ्रैक्चर होता, और 11 और 12 में भी नहीं होता, बहुत रेयर होता है। क्यों? फर्स्ट और सेकंड तो आपके क्लेविकल के नीचे कवर्ड रहते हैं, और जो 11 और 12 होते हैं वो रेयरली इंजर्ड होते हैं, क्योंकि ये फ्लोटिंग होती है, फ्लोटिंग होती है इन बालों की। अब आते हैं इनका कहाँ से फ्रैक्चर होता है, कॉमन साइट इनकी क्या है, ये आपको याद रखनी है। जो रिब कोस्टल एंगल होता है, मतलब साइड से लगा लो आप, साइड से मिड ऑफ द शाफ्ट होगा। ठीक है, जो ये साइड से जा रही है, ठीक है, इनके मिड से ये टूटती है। इन्होंने यहाँ पिक्चर में भी शो कर रखा है, यहाँ से शाफ्ट के मिड से टूटते हैं, कोस्टल एंगल से, कोस्टल एंगल और मिड से ये टूटती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, इट इज कैरेक्टराइज बाय पेनफुल रेस्पिरेशन। अब आप सोच के देखो, खुद से सोच के देखो कि अगर वहां पे रिब्स में कोई क्रैक हो जाए, सांस लेने में दिक्कत होएगी, दर्द होएगा उसको, क्योंकि वो चुभेगी उसकी हड्डी। ठीक है, टेंडरनेस रहेगी, जहां पे ऐसा कुछ होगा तो क्या होगा? पेन ऑन टच होगा ना उसमें,
तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास इट इज सिंपल फ्रैक्चर, अगर सॉरी इफ इज सिंपल फ्रैक्चर तो इतना ज्यादा इसको ट्रीट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, सिंपल एनाल्जेसिक्स लो, रिब बेल्ट दो और फिजियोथेरेपी आपको कराना है, ठीक है। ये इन्होंने मेन बात बताई है कि अगर ज्यादा इसकी इंजरी नहीं हुई है ना, थोड़ा सा क्रैक वगैरह, तो आपको क्या करना है, उसको एनाल्जेसिक्स देने हैं, रिब बेल्ट देनी है और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी इसमें करानी है, ये लिख लेना आप, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ठीक है। और फिजियोथेरेपी तो करानी है और स्प्रे करना है और हॉट वाटर फर्मेंटेशन। याद रखना इसमें मसाज नहीं करते, मसाज क्यों नहीं करते, आप ये मुझे जरूर बताना कमेंट में, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि मसाज क्यों नहीं करते। वैसे मैं आपको बता देती हूँ मसाज क्यों नहीं करते। मसाज इसलिए नहीं करते, जो हड्डी का एक टुकड़ा है, अब हम मसाज करेंगे तो हिले डुलेगा ना वहां से, तो वो क्या करेगा, लंग्स को क्या करेगा, उसको प्रिक करेगा, है ना, उस पे उसका दबाव पड़ेगा, जिसकी वजह से लंग्स को क्या हो, परफोरेट होने के चांसेस रहते हैं, तो इस वजह से हम वहां पे स्प्रे यूज करते हैं, ठीक है जी, समझ आया। और इसमें आपको क्या लिख लेना है, एक और बात लिख लो, इसको क्या करना है, प्रॉपर पोजीशन में रखना है। आपने फॉलर्स पोजीशन सुनी होगी कि जिसमें जो उसका अपर जो ट्रंक वाला पार्ट होता है वो 45 डिग्री पे रहेगा, ठीक है, और टांगे बिल्कुल सीधी, जैसे हम कभी कभी टीवी देखने भी बैठ जाते हैं, ऐसे थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं और टांगे सीधी होती हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है, रिब फ्रैक्चर है, ठीक है। तो देखो अब इसके अंदर एक बार लास्ट एक पॉइंट्स बता देते हैं आपको क्या क्या याद रखना है। पहला पॉइंट आएगा कि रिब फ्रैक्चर जो होता है वो कॉमन फ्रैक्चर है। दूसरी बात आती है ये खुद इतना हार्मफुल नहीं है जितना इसके होने वाले कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तीसरी बात आती है किसकी वजह से होता है, चेस्ट ट्रॉमा की वजह से, गिरने की वजह से ये। उसके बाद ये बड़ों में होता है, एल्डर्स में होता है, और फर्स्ट सेकंड और 11th 12th में इंजरी नहीं होती है। और कहाँ पे फ्रैक्चर होता है इसके, ये कोस्टल एंगल पे इसका फ्रैक्चर होता है और मिडल ऑफ द शाफ्ट, ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कि रिब फ्रैक्चर होता कहाँ है, ठीक है। उसके बाद अब ये हो गया फ्रैक्चर, आपको पता चल गया कि यहाँ पे होगा, तो इससे होगा क्या आगे, याद रखना पेनफुल रेस्पिरेशन होगी, उसकी टेंडरनेस रहेगा, ठीक है। ट्रीटमेंट में इसका सिंपल, इसको पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिक्स दे दो, बेल्ट लगानी है आपको, ठीक है, रिब बेल्ट और फिजियोथेरेपी। और एक्स्ट्रा क्या बताया आपको कि एक तो डीप ब्रीथिंग करनी है, ठीक है, और इसमें प्रॉपर पोजिशन में उस पेशेंट को रखना है, और एक्स्ट्रा बताया कि स्प्रे यूज करना है यहाँ पे, और हॉट वाटर फर्मेंटेशन करना है। समझ आ गई बात, ये आता है हमारा रिब फ्रैक्चर, ठीक है जी। अब आता है हमारे पास फ्लेयर चेस्ट, व्हाट इज दैट, ये क्या होता है, जब हमारी दो या दो से ज्यादा जो हड्डी होती है, रिब मतलब वो, अगर उनका एक सेगमेंट जो है वो टूट जाए, जैसे इस डायग्राम में बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है कि दो या दो से ज्यादा जो है वो, मतलब इसमें क्या होता है, हड्डी का ना वहां तो एक जगह से क्रैक हुआ है सिर्फ हड्डी में, यहाँ पे दो पोर्शन से टूट गई वो, अब जहां अगर दो पोर्शन से टूट गई तो अलग ही नहीं हो जाएगी, तो ये वो पोजीशन है कि इसके अंदर क्या हो जाती है, वो फ्लेयर ऐसे ही घूमने लग जाती है वो, ठीक है। तो समझ आया इतना, दिस सेगमेंट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू लंग एक्सपेंशन, और वो वाला सेगमेंट क्या होगा, वो लंग एक्सपेंशन में काम करेगा ही नहीं, ऑब्वियसली कोई चीज अलग हो गई है तो क्या वो उस चीज से जुड़ी रहेगी, नहीं जुड़ेगी, ठीक है। और ये क्या कर देती है, इट डिस्टरप्ट नॉर्मल पल्मरी मैकेनिज्म, जो हम हमारा सांस लेने का जो मैकेनिज्म है उसको भी ये डिस्टरप्ट करेगी। ये क्या करती है, एक अनस्टेबल सेगमेंट बनाती है ऑफ द चेस्ट वॉल दैट मूव पैराडॉक्सिकली आउटसाइड। क्या करता है ये, दिस क्रिएट एन अनस्टेबल सेगमेंट ऑफ द चेस्ट वॉल, हमारी जो चेस्ट वॉल जैसे दिखती है वैसी दिखती है ना नॉर्मल, आपको पता है उसमें कोई ऐसा ये नहीं है कि कोई चीज इधर उधर हो रही है, मतलब एक जैसी सी दिखती है, लेकिन जब ये ऐसा सेगमेंट हो जाता है तो ये क्या होता है, वो ऐसा लगता है कुछ बाहर की तरफ निकल रहा हुआ, ठीक है, पैराडॉक्सिकली आउटसाइड विद रेस्पिरेटरी साइकिल, जैसे ही सांस लेगा या छोड़ेगा तो बाहर की तरफ जाता हुआ सा ऐसा हमें फील होगा, क्योंकि एक वो पार्ट अलग ही हो चुका है हड्डी का, ठीक है। ऑल्सो दिस इज नॉट यूजली द कॉज ऑफ पल्मरी फंक्शन, रेदर ये जो होती है, ये मतलब कि पल्मरी फेलर का ये जरूरी नहीं है कि इसकी वजह से होगा पल्मरी फेलर, लेकिन जो फ्लेयर चेस्ट होती है ना, ये क्या करती है, हमारी चेस्ट के ऊपर बहुत इम्पैक्ट डालती है, क्योंकि इसके दोनों कोने जो है वो नुकीले हैं, दो जगह से टूटी है, तो ये चेस्ट पे हमारा क्या कर सकती है, चुभेगी उस पे। तो अगर कोई हमारे यहाँ पे भी कुछ हो जाए, स्किन पे कोई चुभ जाए कुछ भी, तो नील नहीं पड़ जाता है ऐसे, तो इन्होंने ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, किसमें पल्मरी कंट्यूजन देखने को मिलता है, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है इट इज अंडरलाइन पल्मरी कंट्यूजन, वही बात है, और इसके अंदर क्या हो सकता है, पेन हो सकता है, क्योंकि मल्टीपल फ्रैक्चर वहां पे
हुआ है, ठीक है। और जिसकी वजह से वो ये रेस्पिरेटरी स्टेटस क्या होगा उसका, कम होगा। कम होगा तो क्या होगा, वेंटिलेशन क्या होगी, कम होगी। वेंटिलेशन कम होगी तो क्या होगा, उसको शॉक के फीचर्स आएंगे, ठीक है। समझ आया इतना। अब आता है इसके अंदर ट्रीटमेंट। तो बेसिकली ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट क्या होगा, जैसे पेन हो रहा है तो पेन को क्या करोगे, कंट्रोल करोगे। उसके बाद आता है पल्मरी टॉयलेट। अब ये टॉयलेट कुछ और मत समझना, टॉयलेट का मतलब होता है साफ करना, क्लियरिंग, ठीक है जी। एंड उसको साफ करना, अगर लंग्स में ऐसा कुछ भी है। ट्यूब थोरैकोस्टमी आएगा इसमें, ठीक है। ओटमी ओटमी होता है ओपन अप करना, एक्टमी होता है टू रिमूव। ई जहां आ गया तो रिमूव आता है, ओ आता है तो टू ओपन अप आता है, ठीक है। अगर न्यूमोथोरैक्स है तो वहां पे ओपन करके वहां से अपने एयर वेयर निकाल लो। और हीमो है, हीमो के केस में ब्लड है तो उसको भी वहां पे ओपन करके निकाल दो। वेंटिलेशन देना है आपको, मैकेनिकल वेंटिलेशन। और ऑपरेटिव स्टेबलाइज आप ओपन सर्जरी भी कर सकते हो, क्योंकि वो एक सर्जरी तो देखो करनी तो पड़ेगी, क्योंकि एक सेगमेंट अलग हो गया तो जोड़ना पड़ेगा ना वो हड्डी का जो पार्ट टूटा है, ठीक है। तो फ्लेयर चेस्ट होती क्या है, एक बार दोबारा पॉइंट्स बता देती हूँ। जो फ्लेयर चेस्ट होती है इसमें दो या दो से ज्यादा जो रिब्स का फ्रैगमेंट होता है वो टूट जाता है, और ये बेसिकली डिसरप्ट कर देता है जो भी हमारी नॉर्मल रेस्पिरेटरी की साइकिल होती है। और जब भी वो सांस की जो साइकिल चलती है तो उसमें ऐसा लगता है कि पैराडॉक्सिकली कोई आउटसाइड मूव कर रहा है, ठीक है। और ये इसमें इंपॉर्टेंट आएगा कि ये पल्मरी कॉन्ट्यूजन करता है, और ये चेस्ट पे इसका इफेक्ट होता है ना, उसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत। अगर सांस लेने में दिक्कत तो उसकी वायु क्या हो जाएगी, अंदर ऑक्सीजन कमी, हाइपोवेंटिलेशन, जिसकी वजह से शॉक के फीचर आएंगे, एयर हंगर उसमें मिलेगा, ठीक है। और ट्रीटमेंट इसका पेन है तो पेन को ठीक करो। पल्मरी आपका टॉयलेट आता है, और ट्यूब थोरैको ओटमी आता है, मतलब कि उसको ओपन अप करो, जो भी अगर एयर है अंदर तो एयर को निकाल लो, अगर ब्लड है अंदर तो ब्लड को निकाल दो जो भी लंग्स में गया। और सर्जरी आती है, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है स्टोव इन चेस्ट। ये बेसिकली 2 नंबर में पूछा जा सकता है, स्टोव इन चेस्ट। पहले के टाइम पे स्टोव होते थे, गैस स्टोव सुने होंगे आपने, तो उसको कैसे करके चलाते थे, मतलब उसमें पंप सा करना पड़ता था, है ना। उसको डिप्रेशन करना पड़ता था, फिर ऊपर बैक करना पड़ता था। तो इसमें इन्होंने यही बोला है, और ये फ्लेयर चेस्ट की एक सब टाइप है, कि डिप्रेशन ऑफ द पोर्शन ऑफ चेस्ट वॉल। इन्होंने बोला है कि इसमें क्या होता है, स्टोव अंदर की तरफ इसमें डिप्रेशन हो जाता है चेस्ट वॉल में। क्यों, या तो किसी सीवियर चेस्ट इंजरी की वजह से हो सकता है ये। बस इसका ट्रीटमेंट बेसिकली फ्लेयर चेस्ट के जैसा ही है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि स्टोव इन चेस्ट का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर आपके जो चेस्ट वॉल का पोर्शन होता है वो अंदर की तरफ चला जाता है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट, ये भी आपको 2 मार्क्स की डेफिनेशंस बनती है, दैट्स इज पैक्टस एस्केवेटम। व्हाट इज दैट। एक्स का मतलब, एक्स का मतलब तो चलो यहाँ पे इन्होंने ये बोला है, पैक्टस का मतलब होता है चेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने बात बोली है कि फनल चेस्ट और सोशर चेस्ट होते हैं। शोषर पता है, चाय कप, चाय के कप के नीचे जो वो प्लेट सी छोटी सी होती है तो उसे शोषर बोलते हैं। तो फनल चेस्ट और शोषर चेस्ट इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें डायग्राम आप देखना, ये दिख रहा होगा। हियर द बॉडी ऑफ द स्टर्नम, जो स्टर्नम होती है ना, उसका जो नीचे वाला जो एंड होता है वो कर्व हो जाता है पीछे की तरफ, बैकवर्ड की तरफ। देखो इसमें पीछे की तरफ जा रहा है ना, वो नीचे से ऐसे पीछे की तरफ धकेल दिया है, ठीक है जी। तो पीछे की तरफ जा रहा है, उसकी वजह से हर्ट जो है वो थोड़ा सा कहा जाएगा, डिस्प्लेस टू लेफ्ट, जिसकी वजह से वो लेफ्ट में ज्यादा जाएगा। और कंप्रेस भी हो सकता है स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम के बीच में, ठीक है, क्योंकि हड्डी है, हड्डी तो जोर डालेगी। देयर में भी सम रिस्ट्रिक्शन ऑफ चेस्ट एक्सपेंशन, ऑब्वियसली सांस लेने में भी दिक्कत होगी उसको। और बस इसकी सर्जरिकल ही आपको करेक्शन करने की जरूरत है। समझ आ गया। जो आपका पैक्टस एस्केवेटम होता है, इसको फनल चेस्ट या फिर सोशर चेस्ट बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि जो हमारा लोअर पार्ट होता है स्टर्नम का, वो क्या हो जाता है, कर्व हो जाता है बैकवर्ड की तरफ, जिसकी वजह से जो जो आपका हर्ट होता है वो लेफ्ट साइड चला जाता है, और स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम के बीच में पिचक भी सकता है, और जिसकी वजह से चेस्ट एक्सपेंशन में उसको प्रॉब्लम होगी। और इसका ट्रीटमेंट यही है कि आप इसको सर्जरी करके ठीक करोगे। समझ आया इतना। नेक्स्ट आता है पैक्टस कार्नी, दैट्स इज कैरिनेटम। कैरिनेटम है, इसको पिजन चेस्ट भी बोलते हैं। देखो इसमें जैसे पिजन के वो उठे हुए से नहीं रहते ऐसे, तो इसमें भी ऐसे ही है। इसमें क्या होता है, इट इज अ माल फॉर्मेशन ऑफ द चेस्ट कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोट्रूजन। प्रोट्रूजन मतलब बाहर की तरफ निकल जाती है स्टर्नम इसमें, और रिब्स। इसमें स्टर्नम और रिब्स जो है वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं। और ये बेसिकली होता किन में है, जो रिकेट्स के पेशेंट होते हैं और जिनको ब्रोंकियल अस्थमा हो बच्चों में ही सीवियर,
बहुत ज्यादा जिनको ब्रोंकियल अस्थमा उनमें होता है। समझ आ गई इतनी बात। अब आता है आपके पास न्यूमोथोरैक्स। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट और आपको ये 10 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, 10 नहीं तो 4 में तो ये पूछा जा ही सकता है। तो न्यूमो का मतलब और थोरैक्स का मतलब, अब हमें जो पढ़ना है ना उसको बेसिकली हम तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। तो न्यूमो मतलब होती है एयर, थोरैक्स मतलब आपको पता है थोरेसिक कैविटी जो भी है आपके। न्यूमोथोरैक्स इज एब्नॉर्मल कलेक्शन ऑफ एयर इन प्लूरल स्पेस। वेरी इंपॉर्टेंट। प्लूरल स्पेस आपको पता होगा पैराइटल और विसरल लेयर होती है, और जो विसरल लेयर हो, हाँ पैराइटल और विसरल लेयर होती है, आप सबको पता होगी ये चीज का। ठीक है, तो जब वो एयर जो होती है वो इन दोनों के बीच में रुक जाए, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, न्यूमोथोरैक्स बोलते हैं। समझ आ गया। जब हमारा बिटवीन द लंग्स और जो प्लूरा होती है उसके बीच में, देखो यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है डायग्राम, ये हमारा लंग है और इधर हमारी जो लेयर होगी उसके बीच में गैस इकट्ठी हो गई है, उसको क्या बोल दिया है, न्यूमोथोरैक्स। ठीक है, न्यूमो मतलब हवा, हवा इसके अंदर भर चुकी है। इसकी क्लासिफिकेशन आती है एक सिंपल, एक ओपन और एक टेंशन। सिंपल का मतलब क्लोज्ड, ये स्मॉल पढ़ेंगे क्या है, और ओपन का मतलब होता है कि इसमें पेनिट्रेट कोई वुंड हुई थी, उसकी वजह से हवा जो है वो अंदर चली गई उस स्पेस में। टेंशन, किसी टेंशन की वजह से वहां पे एयर इंक्रीज हो गई अंदर। ठीक है, तो पढ़ते हैं इनको बारी बारी से। सिंपल मतलब क्या होता है, बेसिकली इतना ध्यान इसमें नहीं रहता, थोड़ी बहुत एयर अगर चली जाती है तो ये मिसडायग्नोज रह जाता है। ठीक है, इजीली पता भी नहीं चलता है इसका, और इसमें कोई ट्रीटमेंट की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, इसमें इन्होंने लिखा है प्लूरल कैविटी प्रेशर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है इसके अंदर। ठीक है, और इसका ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती, बस ओनली मॉनिटरिंग आप कर लो। नेक्स्ट आता है ओपन। ओपन क्या होता है, ओपन न्यूमोथोरैक्स जनरली अकर ड्यू टू पेनिट्रेटिंग। समझ आया, ओपन का मतलब है कि खुली है, वहां से खुला हुआ है, वहां पे जो हमारा लंग्स में पंचर हुआ है ना, इट मींस चेस्ट वॉल जो है उसकी ओपन हुई होगी। ओपन किससे है, पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा से है, जिसकी वजह से एयर जो है वो अंदर जाएगी। ठीक है, अब देखो, दिस अलो द लंग्स टू कोलैप्स एंड कंप्लीटली एंड क्रिएट अ सकिंग चेस्ट वुंड। ध्यान से सुनना मेरी बात। इन्होंने क्या बोला है कि जो हमारा ओपन न्यूमोथोरैक्स होता है वो किसकी वजह से होता है, पेनिट्रेटिंग थोरेसिक ट्रॉमा की वजह से। व्हेन द चेस्ट वॉल वुंड रिमेन पैटेंट, ऐसे की ऐसे अगर बनी रहे, ठीक है, तो उससे क्या होगा। अब देखो मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल देती हूँ। अब एक बड़ा बैलून है और एक उसके अंदर मैंने छोटा बैलून भी डाला हो। ठीक है, बड़ा बैलून हमने फुलाया हुआ था जितना था, ठीक है। अब जो छोटा बैलून है उसके अंदर मैंने हवा भरनी स्टार्ट कर दी, हवा भरनी स्टार्ट कर दी, तो जो वो बड़ा वाला बैलून है उसका साइज कितना रह जाएगा, कम होता रहेगा ना, स्पेस उसमें कम होता रहेगा, क्योंकि जो छोटे वाला बैलून है वो उसका ज्यादा स्पेस कवर अप कर लेगा। ठीक है, समझ आई ये बात। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जो लंग्स हैं वो कोलैप्स हो जाएं, हवा की वजह से लंग्स क्या है, कोलैप्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे ना बड़े वाला आपको जो समझना है बैलून, वो समझने है एयर। ठीक है, उसकी जो लेयर्स होती है ना, लेयर्स लंग्स की, वो समझने है कि उसमें एयर है, और जो छोटे वाला है वो तुम ये मान लो कि वो लंग्स होता है। ठीक है, समझ आ गया। या फिर आप इसको उल्टा समझो, देखो हमने छोटा वाला बैलून जितना फुलाना था फुला दिया, अब बड़े वाला है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जैसे हम छोटे वाले को हमने फुला के बंद कर दिया, ठीक है, बड़े वाले को हम और फुलाते जा रहे, और फुलाते जा रहे, छोटे वाले पे प्रेशर डलेगा, ऑब्वियसली एयर जब इकट्ठी हुई है तो छोटे पे प्रेशर डलेगा ना। तो यही बात होती है कि जैसे ही वो एयर क्या करेगी उस लंग्स पे प्रेशर डालेगी, और ये एयर कौन सी समझनी है हमने, जो लंग्स और जो लेयर, इनकी जो लेयर्स होते हैं उसके बीच की। ठीक है, और यहाँ पे ना अब डायग्राम देखोगे, ये इधर छोटा सा मिल रहा है हार्ट, ये लंग्स, और इधर साइड में हवा ही हवा भर रही है, तो ये छोटा हो गया ना बेचारा। अब ये क्या करे, हवा इतना धक्के मार रही है इसमें, तो ये कोलैप्स हो गया। ठीक है, यही बात इन्होंने बोली है, दिस अलो द लंग्स टू कोलैप्स कंप्लीटली, और वहां पे क्या बना देता है, सकिंग टाइप का चेस्ट वुंड बना देता है। और ये दोनों टाइप अगर दोनों तरफ हो जाए तो ये इमरजेंसी कंडीशन हो जाएगी। और जो ओपन चेस्ट वुंड होती है वो प्रोड्यूस होती है कंप्लीट, इससे क्या होता है, कंप्लीट कोलैप्स ऑफ लंग्स, पूरा कोलैप्स हो जाता है लंग्स का। और पैराडॉक्सिकली शिफ्ट ऑफ मीडियास्टिनम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पैराडॉक्सिकली होता है दूसरी साइड, पैराडॉक्सिकली मतलब दूसरी साइड। अब वो मीडियास्टिनम क्या करेगी, उसको तो जिस तरफ से अच्छी ऑक्सीजन मिल रही होगी वो तो उधर ही जाएगी, क्योंकि उसको तो अपना काम चलाना है। वो क्या करे, अगर ये बीमार हो रहा है उसको तो और को तो काम करना पड़ेगा ना, सही।
तो वो क्या करता है, दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाती है, पैराडॉक्सिकली शिफ्ट ऑफ द मीडियस्टिनम विद ईच रेस्पिरेशन कॉजिंग, जिसकी वजह से क्या होता है, उसको हाइपोवेंटिलेशन, ऑक्सीजन उसमें कम जा पाएगी, छोटे बैलून में तो थोड़ी जा पाएगी ना, हाइपोवेंटिलेशन और कार्डिक आउटपुट पे जिसकी वजह से कम होगी। इसका ट्रीटमेंट यही है कि जहां से ओपन हो रहा है उसको बंद करो और जो भी उसमें भर गई है अब हवा उसको बाहर निकालो। इंटरकोस्टल ट्यूब ड्रेनेज आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। समझ आई ये बात? ओपन का इन्होंने क्या बताया मैं बता देती हूँ। ये किसकी वजह से होता है, पेनिट्रेटिंग वुड की वजह से होता है। और इसके अंदर होता क्या है, लंग्स कोलैप्स हो जाते हैं और कोलैप्स हो जाएंगे तो पैराडॉक्सिकली शिफ्ट ऑफ मीडियस्टिनम और ऑक्सीजन कम, वेंटिलेशन कम, कार्डिक आउटपुट कम और ट्रीटमेंट इसका क्लोज कर दो जहां से ओपन हो रहा है। और जो ऑक्सीजन ज्यादा चली गई है, जो एयर ज्यादा चली गई उसको बाहर निकाल दो, ड्रेन कर दो। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है हमारे पास टेंशन न्यूमोथोरैक्स। अब ये क्या फंडा है, ये होता है एकदम से लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है ये। इसमें क्या होता है, दैट रिजल्ट व्हेन गैस बिल्ड अप अंडर प्रेशर विद इन द प्लूरल स्पेस आफ्टर ब्लंट और पेनिट्रेटिंग थोरेसिक ट्रॉमा। जैसे ही हवा भरती रही भरती रही भरती रही, ये कंडीशन वो है, मैं आपको बता देती हूँ, ये ओपन के बाद की कंडीशन होती है। ओपन में हवा भरती रही भरती रही भरती रही, अब इससे क्या हुआ, उस लंग्स पे इतना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, इतना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। इन दिस कंडीशन रेस्पिरेटरी गैसेस में एस्केप फ्रॉम द इंजर्ड लंग ड्यूरिंग ईच रेस्पिरेटरी साइकिल एंड मे बी एंटर्ड इनटू प्लूरल कैविटी फ्रॉम आउटसाइड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। देखो इसमें क्या होता है, इसमें मेन बात ये रहती है कि अंदर ही अंदर प्रेशर बढ़ता रहता है। अब ओपन वाले में तो ये था, जहां से हवा आ रही है थोड़ी बहुत वहां से निकल भी तो रही होगी, प्रेशर इतना क्रिएट नहीं हो रहा था। लेकिन इसमें क्या है कि वो रेंट बंद हो गया, जहां से एंट्री हो रही थी ना वो बंद हो गया। अब जैसे तुमने ओपन वाला था, ओपन वाले को तुमने बंद कर दिया, लेकिन कुछ गैस अंदर रहेगी, सारी तुम नहीं निकाल पाए उसको गैस को, तो वो क्या करेगी, अंदर ही अंदर प्रेशर डालेगी। प्रेशर डालेगी तो सांस लेने में उसको दिक्कत होएगी। और यही क्या होता है, टेंशन हेडेक, की उस लंग के ऊपर वो टेंशन डाल देगी वो गैस। कहने का मतलब ये है, समझ आई बात? जब आपने ओपन वाले को ठीक कर दिया लेकिन आप पूरी गैस नहीं निकाल पाए, अब वो गैस क्या करेगी, हलचल मचाएगी उस लंग्स के, तो ऐसे तैसे करके रखेगी और उस पर प्रेशर डालती है, टेंशन क्रिएट करके रखती है। ठीक है। इन्होंने यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है, इफ देर इज नो रूट फॉर आउटलेट। देखो मैंने बोला है कि इसके अंदर बाहर जाने का रास्ता नहीं है, क्योंकि ओपन नहीं है, कुछ अंदर ही अंदर है सब। तो क्या करता है, देन इट बिल्ड अप, ये खुद बिल्ड करता है प्रेशर। क्या करता है यहाँ पे, क्योंकि इसको हवा है, हवा एक जगह तो टिकती नहीं है, इधर उधर जाने की कोशिश करेगी, तो उसको टेंशन न्यूमोथोरैक्स रिजल्ट, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एप्सिलेटरल दोनों, मतलब इप्सिलेटर एक साइड का लंग्स वो कोलैप्स हो जाता है एकदम से। जैसे ही उस लंग्स पे प्रेशर डालेगी वो गैस, और वो क्या हो जाएगा, लंग्स पिचक जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके पास, हाँ इससे ना आप ऐसे सोच सकते हो, जैसे हमने गैस से भरा हुआ बैलून था और मैं उसको हाथ से बाहर से पिचकाई जा रही हूँ, तो उसकी हवा एकदम बाहर निकल ही जाएगी बेचारा, और वो पिचक जाएगा, छोटा सा बन जाएगा। समझ आ गया इससे? नेक्स्ट आता है, कॉन्टिन्यू प्रेशर डिस्प्लेस द मीडियस्टिनम। और देख मतलब कॉन्टिन्यूस में प्रेशर तो बनता ही रहेगा, अंदर ही अंदर प्रेशर, उसकी वजह से जो मीडियस्टिनम है वो कहाँ हो जाएगी, दूसरी साइड चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी, दूसरी साइड। उसमें भी हमने बोला था पैराडॉक्सिकली शिफ्ट हो जाते हैं, सेम हेयर। ठीक है जी। और क्या होगा, इसकी वजह से क्या रहता है, बेसिकली डिमिनिश वीनस रिटर्न, हार्ट में कम जाएगा और इसमें शॉक के फीचर्स आ जाएंगे। ठीक है। वही है जो वहां पे बताया था, वेंटिलेशन कम तो कार्डिक आउटपुट कम होएगी, जिसकी वजह से शॉक हो जाएगा। डेथ इसके अंदर रिजल्ट रैपिडली। ठीक है। अगर आपने न्यूमोथोरैक्स को नहीं जांचा तो डेथ बहुत जल्दी हो जाती है। टेंशन न्यूमोथोरैक्स जो होता है वो आपको जल्दी से जल्दी इनिशियली असेसमेंट करनी चाहिए इसकी। और मेन इसमें आपको क्या मिलता है, द अफेक्टेड साइड जहां पे ये होता है ना टेंशन हेडेक, वहां पे आपको हाइपर रेजोनेंस मिलेगा, क्योंकि हवा क्या कर रही है, वहां पे प्रेशर डाली जा रही है, अपना जोर डाली जा रही है। आपने देखा होगा जब बहुत तेज हवा चलती है ना, आवाज आती है उसकी बहुत, वही बात इन्होंने बोली है कि हाइपर रेजोनेंस आता है। ठीक है। विद डिमिनिश और अब्सेंस ब्रेथ साउंड, ब्रेथ साउंड तो नहीं सुनती या कम सुनती है, लेकिन उसकी हवा की बहुत आवाज सुनती है। द ट्रैकिया इज शिफ्टेड टू द अपोजिट साइड, और वही है ट्रैकिया दूसरी साइड चली जाएगी और डिमिनिश इसमें ब्रेथ साउंड होती है। ठीक है। उसके बाद हाइपोटेंशन, टेंशन भी क्या होगा, कम हो जाएगा। इज ऑफ्टन प्रेजेंट एंड जुगुलर वेनस डिस्टेंशन हो जाएगा ड्यू टू बैक प्रेशर चेंजेस। इसमें क्या हो जाता है, चेंज, वही प्रेशर इतना नहीं पड़ रहा है, टेंशन भी कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि कार्डिक आउटपुट कम हो रही है। ठीक है। अब आता है व्हेन टेंशन
निमोथोरेक्स इज सस्पेक्टेड, तो उसको डिले नहीं करना चाहिए, फटाफट से उसका ट्रीटमेंट हमें कर देना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है वंस द डायग्नोसिस इज सस्पेक्टेड टेंशन निमोथोरेक्स शुड बी ट्रीटेड प्रमोट। देखो हमें इसमें ये बात पता चली है, निमो का मतलब होता है एयर, तो इसको जितनी जल्दी हो उसकी हवा निकालनी पड़ेगी हमें, है ना। तो इसमें आपको करना क्या है, नीडल थोरैकोस्टमी। क्या करना है इसमें, नीडल थोरैकोस्टमी। ओस्टमी मतलब ओपन अप करना है। दिस इज अकम्पनी बाय इंसर्टिंग अ नीडल, वही नीडल डालनी है आपको अफेक्टेड उसमें। ठीक है। और इम्पोर्टेंट बात आएगी इसके अंदर अब, हाँ इसमें जो इम्पोर्टेंट बात आती है, इन द सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में। अब आपको नीडल डालनी है ये तो आपको पता है, लेकिन डालने वो नीडल कहाँ पे है, तो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे डालने है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो भी मिड क्लेविकुलर लाइन पे, सेकंड इंटरकोस्टल और मिड क्लेविकुलर लाइन पे। क्यों, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि यार ऊपर क्यों, क्योंकि जो हवा होती है ना वो एक हल्की होती है, तो वो ऊपर की तरफ भागती है, और जो लिक्विड चीज होती है वो नीचे की तरफ होती है ग्रेविटी की वजह से, तो ऊपर यहाँ पे इकट्ठी हो जाते हैं वो। इस वजह से सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में आपको निडल डालनी है और मिड क्लेविकुलर लाइन पे, और बस उसको निकाल दो हवा को, और उसके बाद जो मीडियस्टिनम होगा वो अपने स्थान पे आ जाएगा। तो इससे आप समझ लो कि हाँ अब सही हो गया सिस्टम सारा। समझ आया ये, दोबारा बता देती हूँ इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखो हमने पढ़ा है निमोथोरेक्स, निमो मतलब कि हेयर, एयर हमारी इकट्ठी हो जाते हैं प्लूरल स्पेस और लंग्स के बीच में। इसके क्लासिफिकेशन आते हैं, एक सिंपल, एक ओपन, एक आपका टेंशन आता है। सिंपल में तो कुछ नहीं है इतना, कुछ मिस डायग्नोज भी रह जाता है, इतना कोई वो नहीं है। ओपन क्या होता है, पेनिट्रेट कोई वुंड हुई उसको, ठीक है, जिसकी वजह से लंग्स कोलैप्स हो जाते हैं, लंग्स कोलैप्स हो जाते हैं और मीडियस्टिनम जो होगा वो दूसरी साइड शिफ्ट हो जाता है, और इसमें हाइपोवेंटिलेशन हो जाती है। हाइपोवेंटिलेशन होगी तो क्या हो जाता है, स्ट्रोक के फीचर्स इसमें देखने को मिलते हैं, कार्डियक आउटपुट कम होगा। और ट्रीटमेंट जहां से ओपन है उसको क्लोज कर दो, और जो गैस भर चुकी है उसको बाहर निकाल दो, ड्रेनेज कर दो। टेंशन क्या होता है, ओपन के बाद जैसे आपने बंद कर दिया लेकिन कुछ एयर वहां पे बची रही, तो क्या होगा उससे, प्रेशर ही प्रेशर अंदर डालेगी वो, बाहर जाने का तो रास्ता नहीं रहा, अंदर ही अंदर प्रेशर बनेगा, तो लंग्स क्या होएगा, एकदम से कोलैप्स हो जाते हैं। इसमें लंग्स एकदम से कोलैप्स होंगे, कार्डियक आउटपुट कम होगी, हाइपोटेंशन होगी, और क्या हो जाता है इसमें, शॉक के फीचर्स इसमें एकदम से आते हैं। ठीक है। और उसमें तो ये होता है कि इतने चांसेस नहीं रहते शॉक के, कार्डियक आउटपुट कम रहते, इसमें जो होता है एकदम से लाइफ थ्रेटनिंग होता है ये। ठीक है। और इसके अंदर और क्या बताया कि वो मिडिसिनम डिस्प्लेस हो जाती है इसके अंदर भी, और इंपॉर्टेंट बात आती है कि इसके अंदर हाइपर रेजोनेंस साउंड सुनती है हमें। ठीक है। और इसमें वही है ट्रीटमेंट, इसका नीडल थोरैकोस्टमी करना पड़ेगा, और कहाँ पे डालनी है, वो सेकंड इंटरकोस्टल पे डालनी है, मिड क्लेविकुलर लाइन पे। ठीक है। नेक्स्ट आता है हीमोथोरेक्स। हीमो मतलब ब्लड, है ना। अब एयर की जगह ब्लड भर गया, एयर की जगह ब्लड भर गया, वही प्लूरल स्पेस के बीच में। द सोर्स ऑफ हेमरेज, हेमरेज होगी कहाँ से, अब ये ब्लड आएगा कहाँ से ये पता होना चाहिए। पहला आता है पल्मनरी पैरेनकाइमा, वही अगर पल्मन में कोई पंचर हो जाए, ठीक है, ग्रेट वेनस मीडियस्टिनम स्ट्रक्चर्स में, ग्रेट वेसल से हो जाए, मीडियस्टिनम से हो जाए, चेस्ट वॉल में कुछ भी हो जाए, तो उनकी वजह से आता है। इंटरकोस्टल्स जो होते हैं, इंटरकोस्टल्स वेसल्स लेसिरेटेड आफ्टर ब्लंट और पेनिट्रेटिंग इंजरी में ब्लीड सिग्निफिकेंटली। जो इंटरकोस्टल वेसल्स होती है ना, जैसे ब्लंट और पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा हुआ, तो इनके बीच में भी वेसल्स होती हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, लेसिरेटेड हो जाती हैं, वही है फट जाती हैं तब, तो वहां से ब्लीडिंग आती है, तो वो वाले ब्लड वो इकट्ठा हो जाता है वहां पे इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में, जब वो फट जाती हैं वेसल्स, तो उनका जो ब्लड होता है वो इकट्ठा हो जाता है। इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू परफॉर्म कल्चर मीडिया फॉर बैक्टीरिया। वही है कि इसके अंदर याद रखना है, क्योंकि ब्लड है तो इन्फेक्शन मिलेगी आपको, तो आपको कल्चर कराना पड़ेगा बैक्टीरिया के लिए। ठीक है। हवा में तो क्या ही बैक्टीरिया लगेंगे, लिक्विड में तो लगेंगे ना। ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन आपको ब्रेथ साउंड कम मिलेगी, और डलनेस, परकशन पे क्या मिलेगा, यहाँ पे डलनेस मिलेगी, क्या मिलेगी, डलनेस मिलती है। और मैसिव हीमोथोरेक्स इज डिफाइंड, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या बोला इन्होंने, मैसिव हीमोथोरेक्स किसको बोलते हैं, जब आपका 1500 लॉस हो रहा हो ml ऑफ ब्लड, ठीक है, कितने उसमें, लॉस ऑफ 200 ml पर आवर 6 घंटे तक। 1 घंटे में क्या हो रहा है, वो 200 ml घट रहा है, और कितने देर तक, 4 से 6 घंटे तक लगातार, तो उसको बोलेंगे कि ये तो मैसिव हीमोथोरेक्स हो रहा है। समझ आया।
ये आपको पूछ सकते हैं मैसिव हेमोथोरेक्स क्या है। 2 नंबर में क्या होता है, लॉस ऑफ 1500 ml जब लॉस हो जाए या फिर 200 ml पर घंटे लगातार 4 से 6 घंटे तक लॉस हो रहा है, उसको बोलते हैं मैसिव हीमोथोरेक्स। अब इसमें क्या है, चेस्ट एक्सरे कराओ, आप कंफर्म कर लो कि कहाँ पे क्या हो रहा है। और वेरी इंपॉर्टेंट, देखो इसके अंदर भी चेस्ट ट्यूब डालनी पड़ेगी, निकालना पड़ेगा वो ब्लड, लेकिन इसमें क्या आएगा, लार्ज बोर की। इंपॉर्टेंट है लार्ज बोर की, क्योंकि ब्लड है, ब्लड में थोड़े लार्ज मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, तो इसमें हमें लार्ज बोर की चेस्ट ट्यूब डालनी है, उसको ड्रेन करना। और वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहाँ डालनी है। अच्छा ये बताओ, एयर वाली कहाँ की थी, हमने कहाँ डाली थी, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में और मिड क्लेविकुलर लाइन पे। और ये कहाँ पे करनी है, 6 और 7 इंटरकोस्टल स्पेस पे, मिड एक्सिलरी लाइन पे, मिड एक्सिलरी लाइन और 6 और 7 इंटरकोस्टल स्पेस पे। समझ आई बात। अब आता है हमारे पास पोस्ट प्रोसीजर एक्सरे, भी बाद में आपको एक्सरे कराना है कि वहां पे सच में अब कोई ब्लड रहा है या नहीं रहा है। ठीक है। रिटेन और क्लोटेड हेमोथोरेक्स शुड बी ट्रीटेड, आपको वो भी देखना है कि कोई रह तो नहीं गया, कोई क्लोट तो नहीं रहा, क्योंकि अगर रहेगा तो वही इन्फेक्शन होएगी, फिर और सारी चीजें ऐसे ही, एम्फाइमा होगा, पस बनेगी, ये सब होता है। ठीक है। तो ये आपको 4 नंबर में पूछा जा सकता है हेमोथोरेक्स। तो दोबारा बता देती हूँ, हेमोथोरेक्स में हमने क्या पढ़ा है, हेमोथोरेक्स मतलब कि ब्लड इकट्ठा हो जाना। अब वो ब्लड आएगा कहाँ से, कि वही है इंटरकोस्टल जो स्पेस की जो वेसल्स हैं उनमें अगर लैसिरेटेड हो जाए ट्रॉमा के बाद, मतलब वो फट फुट जाए, तो उनका ब्लड इकट्ठा हो सकता है। और इसमें बेसिकली इन्फेक्शन रहती है, बैक्टीरिया रहता है, तो कल्चर कराना चाहिए। उसके बाद इसमें जो साउंड आएगी वो डल साउंड आएगी। कैसी साउंड आएगी, डल। ठीक है। और मैसिव हेमोथोरेक्स किसको बोलेंगे, जब आपका 1500 ml लॉस हो रहा हो या फिर 200 ml पर आर 4 से 6 घंटे तक लगातार हो रहा हो। इसका ट्रीटमेंट यही है, लार्ज बोर की नीडल डाल लो, उसको चेस्ट ट्यूब डाल के वो ब्लड सारा निकाल दो। ठीक है। और बाद में भी आपको एक्सरे कराना पड़ेगा। और कहाँ पे डालने हैं चेस्ट ट्यूब, 6 और 7 इंटरकोस्टल पे, मिड एक्सिलरी लाइन पे। ठीक है। जो मैं वर्ड्स बोल रही हूँ ना, ये तो ये सोचो कि ये तुम्हें याद करने ही करने हैं बस, और फालतू कुछ ना पढ़ो, चाहे तुम साथ साथ में पॉइंट्स लिख लो ये, क्योंकि इससे फालतू कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ये पॉइंट लिख दिए तो इट मीन्स पूरा कंप्लीट हो गया वो। ठीक है। और उसके बाद में भी एक्सरे कराना है। क्यों कराना है, कि बाद में कोई ब्लड रह तो नहीं गया, अगर कोई रह गया फिर इन्फेक्शन होएगी, फिर वहां पे पस बनेगी, पस वाले को बोलते हैं एम्फाइमा, जो हमें अब पढ़ना है नेक्स्ट। ठीक है जी। इसमें कोई डाउट हो तो बता दो। नेक्स्ट चलते हैं एम्फाइमा। एम्फाइमा क्या होता है, पी है इसके अंदर बीच में, तो पी से हम करेंगे पस। ठीक है। पी है तो इसमें क्या करेंगे आज हम, कि इसके अंदर प्लूरल स्पेस में पस इकट्ठी हो जाती है। अब पहले हमने पढ़ा निमो, निमो मतलब एयर, हीमो मतलब ब्लड। अब आ गया एम्फाइमा, एम्फाइसीमा नहीं है ये, मैं दोबारा बोल रही हूँ, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं एम्फाइसीमा बोल के और एम्फाइमा की, सोचते हैं कि एक ही है, नहीं, दिस इज अ डिफरेंट थिंग एंड एम्फाइसीमा इज अ डिफरेंट। एम्फाइमा, पी मीन्स पस, इसके अंदर पस इकट्ठी होती है प्लूरल स्पेस में। और ये क्या होता है, किसकी वजह से होता है, वही अगर ब्लड है, हेमोथोरेक्स है, एब्सेस अगर बनी है, किसी को निमोनिया हुआ है, टीबी हुई है, तो उन केस में, मतलब जहां भी ये कोई ऐसी गीली गीली चीज अगर रही होगी अंदर लंग्स में, तो उसकी वजह से पस बन सकती है। और या फिर इसोफेजियल परफोरेशन या रप्चर्ड हुई है, सबफेरेनिक एब्सेस। टेल मी, सबफेरेनिक एब्सेस मींस डायफ्राम। ओके। डायफ्राम की एब्सेस है तो तब भी क्या होता है, एम्फाइसीमा होता है, याद रखना। अगर आप, क्योंकि लंग्स के साथ ही इसोफेजल वो जुड़ रहा है आपका इसोफेगस, और नीचे क्या है, डायफ्राम, वो ये लंग्स के नीचे डायफ्राम है, तो इन्होंने वही बोला है कि ये इसोफेजियल परफोरेशन या फिर रप्चर ऑफ सफेरेनिक एब्सेस। एब्सेस फट जाए उसकी, तब भी क्या होगा, इकट्ठी बनेगी, पस इकट्ठी हो जाएगी। उसके बाद क्या होता है, अगर किसी का पस बन जाए, तो आप ना कभी, मैं ज्यादा डीप नहीं जा रही हूँ, मतलब मेरा मेन फंडा है कि आपको समझ आ जाए। पिंपल्स हो जाते हैं ना, उसमें पस होती है छोटी थोड़ी सी, तो पेन होता है उनमें, है ना। और डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ब्रीथिंग इन द सेंस आप ये सोचो कि अगर ये चेस्ट वाले पोर्शन में ऐसे हो जाए, सांस लेने में दिक्कत होगी होगी ऑब्वियसली, और टेंडरनेस भी रहेगी, हम जब टच भी करते हैं पिंपल को, दर्द होता है ना, तो ये आएगा। चेस्ट एक्सरे आपको कराना है यहाँ पे। और ये क्या करता है कि इसमें आपको शो होगा कि लंग्स क्या है, कोलैप्स हो रहे हैं। ठीक है। ट्रैकिया भी क्या है, दूसरी जगह जा रहा है। ठीक है। और जिससे पता चलता है कि निमोनिया है या टीबी है। ठीक है। अब करना क्या है इसमें, ऑब्वियसली पस है तो उसको बाहर निकालना पड़ेगा, एस्पायरेट करना है। ठीक है जी। यही इसका है। और बैक्टीरिया कल्चर के लिए उसको भेजना है।
नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट वही ओपन अप करो उसको, थोरैकोटॉमी वही बोला है, और डेब्राइडमेंट करो, जो भी चीज है उसको बाहर निकाल दो और उसका थिक कॉर्टेक्स बाहर निकाल दो, जहां जहां उसने खराब कर रखी चीजें उसको बाहर निकाल दो। और बस ये इन्होंने बताया है, ठीक है जी। एम्फाइमा होता क्या है, ये टर्म आपको पता होनी चाहिए, 2 नंबर में पूछ लेंगे, 4 का तो नहीं बनता ये क्वेश्चन, पर थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। और वही ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक देंगे, एनाल्जेसिक्स दे देंगे, यही सब ट्रीटमेंट है। सिंपल बात है, आपको नाम पता होना चाहिए और उसका मीनिंग पता होना चाहिए। नाम मीनिंग पता है ना तो आप बहुत कुछ लिख सकते हो, अगर नाम मीनिंग ही नहीं पता तो नहीं कर पाओगे। एम्फाइमा मतलब पस इकट्ठी हो जाना, किसकी वजह से, हेमोथोरैक्स की वजह से, लंग्स में अगर एब्सेस हो गई है, निमोनिया है, या फिर कोई टीबी है, या फिर इसोफेगल क्या हो गया, परफोरेशन, या फिर रप्चर ऑफ सबफेरेनिक एब्सेस। सबफेरेनिक वर्ड आगे भी आएगा, मैं पूछूंगी आपसे, क्या है वो, डायफ्राम के लिए है, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है हमारे पास कार्डिक टेम्पोनेट्स। बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, वैसे बता देती हूँ, दे भी रखा है, ये काफी सारा सही है। तो कार्डिक टेम्पोनेट बता देती हूँ। कार्डिक टेम्पोनेट, कार्डिक मतलब नाम से पता चल रहा है, ये एकदम से इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट होता है, और ये पेनिट्रेटिंग और ब्लंट ट्रॉमा की वजह से होता है। प्री कार्डियल इंजरी है, हार्ट के सराउंडिंग में इंजरी होती है, और मोस्टली स्टैब वुंड की वजह से होता है। अगर स्टर्नम में कोई मार दे चाकू चूकू तो कार्डिक में भी लग जाए, ठीक है। इसमें क्या होता है, ब्लड एस्केपिंग फ्रॉम द हार्ट, वही है, हार्ट से निकलेगा, इकट्ठा होएगा वहां पे, और जिसकी वजह से वही कार्डिक में, जैसे हमने लंग्स का पढ़ता है ना कि लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे, सेम इसमें हार्ट कोलैप्स हो जाएगा, शॉक के फीचर्स आएंगे। दिस अकर बिकॉज द पेरिकार्डियल इज क्वाइट फाइब्रस, ये सभी है। और इसमें जो अलग से है वो मैं बता देती हूँ, बैक्ट्राइड्स। बैक्ट्राइड्स क्या होते हैं, इसमें 3 चीजें आते हैं। पहली बात, मफल्ड मतलब कि डिस्टर्ब, इसमें हर्ट साउंड मिलेगी, जुगुलर वेन का डिस्टेंशन और हाइपोटेंशन मिलता है, ठीक है। और कोस्मोल साइन क्या होते हैं, इसमें इंक्रीज जुगुलर वेन डिस्टेंशन विद इंस्पिरेशन, और पल्सेस पैराडॉक्स ड्रॉप्स हो जाता है 10 mmHg। वैसे मैं बताऊं ये है ही नहीं, सिलेबस में तो नहीं है, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है ये, फिर भी बुक में दिया हुआ तो मैं बता रही हूँ कि ये सोचें कि यार ये तो पढ़ाया नहीं, ठीक है। डायग्नोसिस में इसका फास्ट आता है, ये फास्ट आपका आगे भी आएगा, इस वजह से यहाँ समझ लो। फास्ट मतलब कि फोकस्ड असेसमेंट विद सोनोग्राफी इन ट्रॉमा। आगे पूछनी है मैंने ये डेफिनेशन आपसे, फास्ट क्या है, क्या है मतलब इसकी फुल फॉर्म, फोकस्ड असेसमेंट विद सोनोग्राफी इन ट्रॉमा, ठीक है। और इसमें भी आप पेरी को, ये है पेरिकार्डियोसेंटेसिस आप इसमें करते हो, वही फ्लूइड वगैरह निकालना है, ठीक है जी। और इसमें चलो बस बहुत है इसके बारे में। नेक्स्ट करते हैं ब्लंट एरोटिक इंजरी। अब ब्लंट मतलब कि समझ आ रहा है, ब्लंट चीज से हुई है, ठीक है। ब्लंट मतलब ब्लंट चीज से ही हुई है। तो ब्लंट एरोटिक में क्या आता है, इट इज अ रिलेटिवली अनकॉमन बट पोटेंशियली लीथल इंजरी, मार देने वाली होती है पर अनकॉमन सी होती है ये, with high speed declaration such as motor vehicle collision, fall of height, हाइट वगैरह से गिरने की वजह से होता है, और रिफ्रैक्चर के साथ ये होता है। इसमें ना शेयरिंग फोर्स लगता है, ठीक है। शेयरिंग पता है आपको, शेयरिंग और कंप्रेशन 2 टाइप के फोर्स होते हैं। कंप्रेशन मतलब कि किसी 2 चीज के बीच में पिचक जाना, ठीक है। किसी दो चीज के बीच में पिचक जाना इज अ कंप्रेशन। और शेयरिंग मतलब कोई 2 चीज उसको खींच रहे हैं, किधर से खींच रहे हैं, किधर से खींच रहे हैं, दरारें पड़ जाएंगी, उसमें फट जाएगी वहां से वो, यही है। तो इसमें लिखा है इन्होंने डायरेक्ट कंप्रेशन ऑफ द एरोटा, इसमें जो होता है वो कंप्रेशन होता है एरोटा पे सीधा, रप्चर हो जाएगा, डेथ हो सकती है बंदे की। और इसमें आता है कि चेस्ट एक्सरे फाइंडिंग सजेस्टिव ऑफ ब्लंट एरोटिक इंजरी पता चल जाता है, इसमें मीडियम वाइडनिंग मिलेगी, लॉस ऑफ नॉर्मल एरोटिक काउंटर आता है, और फ्रैक्चर फर्स्ट और सेकंड रिब की वजह से ये होता है, ठीक है। एंड और इसमें क्या याद करना है, और तो इसमें बस यही है, पोस्ट ऑपरेटिव पैराप्लेजिया वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑपरेटिव के बाद इसमें पैराप्लेजिया हो जाता है, ठीक है। और मिनिमली इन्वेसिव रिपेयर आपको करानी पड़ेगी यहाँ पे, मतलब वही शंट वगैरह डालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, अरोटा का कंप्रेशन हुआ है और रप्चर भी हुआ है, ठीक है। तो ये है, इसमें इतना कुछ खास नहीं, इतना पूछा नहीं जाता है। अब आता है ब्लंट पल्मरी कंट्यूजन और पल्मरी लेसरेशन पढ़ेंगे, ये पूछे जाते हैं बेसिकली, 2-2 में भी पूछ सकते हैं, 4-4 में भी पूछ सकते हैं। तो ये है क्या, ठीक है। पल्मरी कंट्यूजन नाम से पता चल रहा है, नील पड़ जाना, यहाँ हम भाषा में बोलते हैं
पता नहीं तुम क्या बोलते हो, तो मुझे बताना जरूर। इट इज अनकॉमन विद ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा। ब्लंट जब कोई चीज लगती है, जैसे मैंने किसी को मुक्के मार दिए, डंडा मार दिया किसी को, तो क्या होगा, ब्लंट ही चीज है, कोई मैंने कोई शार्प चीज से तो मारा नहीं है उसको, तो क्या होगा, ब्रूइश हो जाता है लंग्स पे, कोज बाय चेस्ट ट्रॉमा। वही चेस्ट ट्रॉमा से क्या हो जाता है, हमारे लंग्स पे नील पड़ जाता है, ऐसा सोचो। क्यों? क्योंकि जो कैपिलरीज होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। कैपिलरीज डैमेज होगी, ब्लड और अदर जो होगा वो कहाँ हो जाएगा, इकट्ठा हो जाता है टिश्यू, वही लंग्स टिश्यू में। और जो एक्सेस जो फ्लूइड होता है वो हमारा गैस एक्सचेंज के साथ में मिलता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, हाइपोक्सिया हो जाता है। ठीक है। उसके बाद इट मे बी एसोसिएटेड विद लेसिरेशन ऑफ लंग पैरेन्काइमा। वही है कि लंग्स की जो पैरेन्काइमा वो भी फट सकती है, जिससे ब्लड फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा उसमें। ठीक है। सिंपल सी बात तो ये है, लेकिन ये ज्यादा, ये भी इतने समझदार है, मतलब इतना कोई पूछता नहीं है। पर ये बात आती है इसमें कि वही है ना कि ब्लड इकट्ठा हो रहा, अगर ब्लड इकट्ठा हो गया तो हम उसको हीमोथोरेक्स ना बोल दें, है ना। लेकिन ये बस सिर्फ बेचारे इतना कहना चाहते हैं कि भाई पल्मोनरी कंट्यूजन भी एक चीज है। वो है क्या चीज? वैसे तो एक साइन के रूप में ही आता है, आपने पढ़ा होगा। बताना मुझे, कहाँ था पल्मोनरी कंट्यूजन? बताओ बताओ जल्दी जल्दी। फ्लेयर चेस्ट में बताया था ना, वहां पे पल्मोनरी कंट्यूजन इंपॉर्टेंट है। तो ना, ये है क्या, इन्होंने ये लास्ट में ये बात भी बोल देते हैं कि अगर हमने इसने यही बोल दिया कि ब्लड इकट्ठा हो जाता है तो वो हीमोथोरेक्स बन जाएगा। बस सिंपल समझाने की बात की है उन्होंने कि ब्रूइशिंग हो जाती है लंग्स पे, कैपिलरीज रप्चर हो जाएंगी, थोड़ा सा ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, ब्लड अगर ऑक्सीजन के साथ मिल गया तो हाइपोक्सिया रहती है। ठीक है, यही बताया। और जिसकी वजह से इसको चेस्ट पेन रहेगा, कफिंग, ब्लड में भी क्या आएगा, सॉरी कफ में भी क्या आएगा, ब्लड आता है। ठीक है। एंड उसके बाद इन्होंने बताया है यहाँ पे, द कंट्यूजन फ्रिक्वेंटली ही ना अपने आप ही वो ठीक होता रहता है। ठीक है। और मैकेनिकल वेंटिलेशन दे दो आप इसमें। और पल्मोनरी कंट्यूजन इज एसोसिएटेड विद कॉम्प्लिकेशन। हाँ, इसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, निमोनिया हो सकता है, या फिर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है, यही है। 4-5 पॉइंट निकाल लो। वो पॉइंट क्या है, एक तो आएगा कि ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा से होता है। दूसरे नंबर पे आता है कि वही चेस्ट में भी ब्रूइशिंग हो जाती है। ठीक है। और जिस वजह से थोड़ा बहुत ब्लड निकलेगा, ऑक्सीजन से मिलेगा तो हाइपोक्सिया मिल जाता है। ठीक है। और इसमें बात याद रखना कि चेस्ट पेन हो जाता है और कफ में भी आपका ब्लड आता है। ठीक है। और बस वैसे ये खुद ही ठीक हो जाता है, अगर ज्यादा ही है तो इसमें आप ऑक्सीजन दे दो, वेंटिलेशन दे दो। और पल्मोनरी कंट्यूजन जो होता है, इसकी कॉम्प्लिकेशन रहती है कि ये निमोनिया कर सकता है और ARDS कर सकता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। नेक्स्ट आता है पल्मोनरी लेसिरेशन। लेसिरेशन का मतलब होता है थोड़ा दरार से नहीं पड़ जाती, फट से जाता है ऐसे। ठीक है। तो ये चेस्ट इंजरी होता है इन विच लंग टिश्यू इज टॉर्न और कट। थोड़ा टॉर्न मतलब कट से जाता है, क्लीन वुंड आप इसको बोल सकते हो। ठीक है जी। इसमें आता है एन इंजरी दैट इज पोटेंशियली मोर सीरियस देन पल्मोनरी कंट्यूजन। वो तो है ही, देख कंट्यूजन तो सिर्फ नील पड़ा है और यहाँ पे फटी गया है, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा क्या होगा, सीरियस होगी। ठीक है। उसके बाद इसमें पढ़ना है पल्मोनरी जो लेसिरेशन होता है वो कॉमनली किसकी वजह से होता है, पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा। किसी ने पेनिट्रेट कर दिया तो वहां से क्या हो जाएगा, वो फट जाएगी वहां से वो चीज। ठीक है। शियर स्ट्रेस होएगा और वो कैविटी कहाँ किस चीज से भर जाएगी, जहां से वो फटेगा या चाकू घुसेगा, ब्लड है, एयर है, इन दोनों से भर सकता है, और जिसकी वजह से उसको हेमोपेटाइसिस होगा। ठीक है। और उसके बाद इसमें सीटी कर लो। सीटी अच्छा रहेगा, अच्छे से बता देगा। चेस्ट में इतना नहीं पता, एक्सरे में इतना नहीं पता चलता, तो सीटी करा सकते हो। और वही है इसमें थोरैको ओटमी ट्यूब करो, वही ओपन अप करके ट्यूब डालो, उन सब चीजों को बाहर निकालो। अगर ओपन हुआ है, ऑब्वियसली पेनिट्रेटिंग वुंड की वजह से हुआ है, तो स्टिचेस लगाने पड़ेंगे, आपको स्टिच करना पड़ेगा वहां से। ठीक है। और द इंजरी कॉमनली हील क्विकली, और ठीक हो जाती है जल्दी। इट इज गिवन प्रॉपर ट्रीटमेंट, अगर अच्छे से ट्रीटमेंट इसको दिया जाए। लेकिन इसमें स्कारिंग भी बाद में होती है और अदर कॉम्प्लिकेशन भी हमें देखने को मिलती है। कॉम्प्लिकेशन इतने कॉमन नहीं होती, लेकिन अगर हो जाए बाय चांस तो इन्फेक्शन हो सकती है, एब्सेस बन सकती है, फिस्टुला बन सकता है, एयर एम्बोलिज्म बन सकता है, ये सब बन सकता है। ठीक है। तो क्या बताया पल्मोनरी लेसिरेशन, देखो अब मैं इनका डिफरेंस बता देती हूँ थोड़ा सा। कंट्यूजन ब्लंट इंजरी की वजह से और ये पेनिट्रेटिंग इंजरी की वजह से। ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने बोला है कि पल्मोनरी कंट्यूजन इतना सीरियस नहीं है, ये इतना सीरियस होता है। उसमें तो ये होता है कि थोड़ा बहुत ट्रॉमा हो जाता है। ठीक है। थोड़ा बहुत ब्लड इसमें निकल जाता है, इसमें थोड़ा ब्लड आ जाएगा, उसमें ब्लड भी एयर भी बोथ होता है। ठीक है। और उसमें क्या रहता है, चेस्ट पेन रहता है और कफ में ब्लड आता है। इसमें क्या रहता है, इसमें तो बंदे को बेसिकली हीमोपेटाइसिस रहता है इसमें। ठीक है। और हाँ,
देखो इसकी इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं, कॉम्प्लिकेशन इसकी भी इतनी कॉमन नहीं होती, लेकिन इसमें क्या रहता है, स्कारिंग होएगी और क्या होएगा इसमें, अदर कॉम्प्लिकेशन में फिस्टुला बन सकता है, एब्सेस बन सकती है, ये सब चीजें बन सकती है। ठीक है, और इसको क्या करना पड़ेगा हमें, कंट्यूजन को तो ये खुद ठीक हो जाता है, कंट्यूजन खुद ठीक हो जाता है, और इसमें हमें ट्यूब डाल के वो सारी चीजें निकालनी पड़ेगी और स्टिचेस करना पड़ेगा, जहां से ओपन हुआ तो वहां से हमें स्टिच करना पड़ेगा। समझ आया? नेक्स्ट आता है सर्जिकल एम्फाइसेमा, ये है एम्फाइसेमा। ओके, सर्जिकल एम्फाइसेमा ये भी इंपॉर्टेंट है। सर्जिकल क्यों बोलते हैं इसको, सर्जिकल एम्फाइसेमा क्यों बोलते हैं, और सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा भी इसको बोलते हैं। मैं बताती हूँ। सर्जरी एम्फाइसेमा इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सर्जरी की नीड होती है, जरूरत पड़ती है हमें। ठीक है, और सबक्यूटेनियस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी स्किन की लेयर के बीच में इकट्ठी हो जाती है एयर। ठीक है, तो सर्जिकल एम्फाइसेमा, देखो एम्फाइसेमा होता है एयर का, और एम्फाइमा क्या होता है, पस। तो यहां से कंफ्यूज मत हो ना, ये इंपॉर्टेंट है और इसी में कंफ्यूज करते हैं, वाइवा में पूछ सकते हैं, एग्जाम में भी ऐसे आ सकते हैं। सर्जिकल एम्फाइसेमा और सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा इज अ कंडीशन दैट अकर व्हेन एयर कहाँ चली जाए, टिश्यू बीनीथ द स्किन, स्किन के टिश्यू के नीचे, स्किन के नीचे अगर इकट्ठी हो जाए ना वो। और ये सबक्यूटेनियस पता ही है आपको, टिश्यू बीनीथ द स्किन, और एम्फाइसेमा से क्या आएगा आपका, ट्रैप्ड एयर, मतलब इकट्ठी हुई एयर होती है। ठीक है, और इस कंडीशन को बोलते हैं टिश्यू एम्फाइसेमा भी इसको बोल देते हैं। अब आते हैं जो एयर होती है वो जनरली कहाँ से आती है, चेस्ट कैविटी से ही आती है। अब ये चेस्ट कैविटी से आती है या फिर सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा करोंदा, याद रखना। देखो अब जब इतने ज्यादा अंदर चेस्ट कैविटी में एयर भर गई कि वो बाहर उसको आना पड़ रहा है, इट मीन्स अंदर तो बहुत बुरा हाल हो रहा होगा, है ना। और वो कहाँ कहाँ जाएगी, और चेस्ट चेस्ट में नहीं जाएगी, वो कहाँ कहाँ जाती है, नेक में, फेस में। अब इस बंदे का या जो भी है आदमी औरत, इसका देखो मुंह भी सूज गया, गर्दन भी सूज गई बेचारे की, ये हवा ही भर गई है इसमें। ठीक है, मैं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, जस्ट मैं बता रही हूँ यार। ठीक है, थोड़ा सा ना फनी वे में भी याद करोगे तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से याद रहेगा कि देखो गोलू मोलू से इतना ज्यादा ऐसा बन गए, हवा इसके बेचारे के चेस्ट में, नेक में और फेस में भी बन गया है। ठीक है, एंड उसके बाद इन्होंने बोला है इसके अंदर हमें क्रैकलिंग फील टू टच, क्रेपिटेशन सुनाई देगी। कैसी आवाज आएगी, इससे कोई क्रैक क्रैक से की आवाज आएगी, क्रैकलिंग क्रेपिटेशन आवाज सुनाई देगी मतलब इसके अंदर। ठीक है, और इसमें इन्होंने बोला है कि राइस क्रिस्पीज के जैसे इसका टच लगता है, राइस चावल उसका जैसे क्रिस्प सा नहीं होता, कुछ हार्ड हार्ड सा ऐसा लगेगा, थोड़ा ऐसा सा सेंसेशन ऑफ एयर अंडर द स्किन, स्किन के अंदर आपको एयर की सेंसेशन होगी तो उसे बोलेंगे सबक्यूटेनियस क्रेपिटेशन। इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, क्रेपिटेशन मतलब आवाज आएगी उसकी। Subcutaneous emphysema can result from puncture of part of respiratory and GI system। अब ये वहां तक पहुंचा ही क्यों है, ऐसा हो क्या गया था अंदर भाई, ऐसा पता क्यों पहुंची है वहां तक एयर, क्योंकि रेस्पिरेटरी और जीआई सिस्टम तो हो लिए पंचर, उनसे चल नहीं रहा काम। अब हवा को तो जाना है कहीं ना कहीं, अब हवा जाती है ऊपर की तरफ, और ऊपर क्या है, गर्दन है, हमारे मुंह है, बस वहां पे वो इकट्ठी हो जाएगी जाके। ठीक है, वही बात इन्होंने बोल ली। और ये किस केस में होते हैं, पेनिट्रेटिंग में, स्टैब वोन में, ब्लंट में, मतलब दोनों में हो सकती है। या इन्फेक्शन लगा लो, गैस गैंग्रीन है उसमें भी क्या होता है, उसमें भी होता है गैस सबक्यूटेनियस टिश्यू में। ठीक है, अब आता है इसका क्या मिलेगा आपको, स्वेलिंग देखने से पता चल रहा है इसके सारा कुछ सूजा पड़ा है बेचारी का। ठीक है, इसकी स्वेलिंग है हमारी आईलिड्स की, स्कॉटम के भी इसमें स्वेलिंग मिलेगी, और ये क्वाइट अलार्मिंग अपीयरेंस रहती है, देखने में बंदा हाय ये क्या ही है। ठीक है, मैकेनिकल वेंटिलेशन नहीं करने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब आप हो गया चिल्ला क्यों रही है ना, ऐसा नहीं है, पर मैं इम्पोर्टेंट बता रही हूँ यार कि सच में नहीं करनी यार, क्योंकि अगर तुमने ये कर दिया ना मैकेनिकल वेंटिलेशन इसके अंदर, देखो वेंटिलेशन मतलब हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, अब पहले ही उसमें इतनी हवा भर रही थी तभी तो मुंह तक पहुंच गई, अब तुम और हवा दोगे कहाँ, सिर तक पहुंच जाएगी फिर तो बेचारे के उसके। ठीक है, तो इसमें नहीं करना, ये चीज भूल कर भी आप मैकेनिकल वेंटिलेशन मत लिख के आना, मैं पहले ही बता रही हूँ आपको। ठीक है, ये चीज नहीं करनी है। सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा इज नॉट टिपिकली डेंजरस, खुद इतने डेंजरस नहीं होती, लेकिन जो इसके सिम्टम आते हैं ना भाई साहब, वो खतरनाक है। ठीक है,
और न्यूमोथोरैक्स के ऑल्सो द अंडरलाइंग कंडीशन रिक्वायर ट्रीटमेंट करना है। और आपको पता ही है इसके अंदर बेसिकली क्या है, ऑक्सीजन निकालनी है आपको, जो भी ज्यादा एयर भर चुकी है वो निकालनी है। तो वो कैसे निकालोगे, लार्ज बोर निडल आपको यूज करना पड़ेगा और स्किन इंसिजन दो। अब एक गुब्बारे में हवा भरी है तो उसमें थोड़ा सा होल कर दो, तब हवा निकलेगी, या फिर ऐसा करो सीधा कट मार दो, सारी एकदम निकल जाएगी बाहर। ठीक है, ये है इसके, समझ आया इतना? दोबारा बता देती हूँ क्या है सर्जिकल एम्फाइसेमा। वो है कि इसके अंदर जो टिश्यू होता है बीनीथ द स्किन, उसमें हमारी एयर जो है वो इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, एयर इकट्ठी हुई 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 कहाँ तक पहुंच गई, चेस्ट नेक फेज। आफ्टर दैट हमें क्रैकलिंग फील टच होगा, राइस क्रिस्पीज मिलेगी, जिसे सबक्यूटेनियस क्या बोलेंगे, क्रेपिटेशन। ठीक है, और ये क्यों होता है ऐसा, दिक्कत ही क्या होगी कि भाई मुंह सूज गया, उसका मुंह में इतनी हवा भरेगी, क्यों, क्योंकि अंदर क्या हो गया, परफोरेशन होगी। जीआईटी भी है साथ में, ये मत सोचना रेस्पिरेटरी खाली, जीआईटी और रेस्पिरेटरी का है। ठीक है, और दोनों की वजह से ब्लंट ट्रॉमा, पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा और गैस गैंग्रीन, इन सब की वजह से होता है ये। वही फीचर्स आपको पता ही चल गया। और इसमें मैकेनिकल वेंटिलेशन नहीं करना, क्या करोगे, बस अगर कर दिया तो बंदा ऊपर पहुंच जाएगा, ये सोच लेना तुम। ठीक है, तो मत करना बेचारे को। ठीक है, और इसका ट्रीटमेंट हमारा लार्ज बॉल नीडल या फिर आप इंसिजन करोगे। तो यहाँ पे ये टॉपिक्स हमारा सारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्लूरेसी, मतलब मैं आपको ये सारा चैप्टर पढ़ाऊंगी। इस वीडियो में इतना ही करते हैं, बहुत ज्यादा ही बड़ी हो जाएगी फिर ये वीडियो। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जिसने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर कमेंट ऑन माय वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।